हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि फयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। बहुत अच्छा चैप्टर है आपका, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, और ये आपको अगर क्लियर हो गया तो आगे आपको बहुत सारे टॉपिक्स इससे क्लियर हो जाएंगे। और परमाणु की संरचना में लास्ट सेशन में आपने आइसोटोप्स और आइसोबार्स में डिफरेंस देखा था। आज के सेशन में एक दो टॉपिक और उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स में आप लोगों ने यहाँ पर डिफरेंस देखा था। देन एक और टॉपिक है आपका यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक, जिसे कहा जाता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स यानी कि सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। क्या समझे इससे? नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूट्रॉनिक और सम यानी कि समान। न्यूट्रॉनों की संख्या जहां समान होगी उसको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाएगा। ओके, ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। बताओ कौन सा टॉपिक चल रहा है, किसके अंतर्गत ये सब आ रहे हैं? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था हमने, ठीक है ना। उसमें ये सारी चीजें आपकी निकल कर आ रही। एग्जाम्पल लिख लो। हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हो बताओ? परमाणु का जो द्रव्यमान है या द्रव्यमान संख्या जो होती है उसमें से आप जब प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देते हैं, प्रोटॉनों की संख्या का मतलब क्या? उसका परमाणु का क्रमांक, उसको घटा देंगे तो वो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता देता है, ठीक है ना। तो किसी भी परमाणु की आपको न्यूट्रॉनों की संख्या इस प्रकार मिल जाती है। लिखिए 6C14, ठीक है, 8O16, 7N15, 7N50, ठीक है। देखो ये कार्बन है, कार्बन में 6 उसका क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है, यहाँ पर 14 उसका यहाँ पर क्या दिया गया है? द्रव्यमान संख्या दिया गया है। ऑक्सीजन में 8 उसके प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु का क्रमांक है, और 16 उसकी क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान संख्या है। सेम यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए बोलेंगे, 7 उसमें प्रोटॉनों की संख्या है और 15 उसका द्रव्यमान संख्या है। तो यानी कि कौन सी फॉर्म में लिखा गया है? XZA, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या होता है? A माइनस Z, ठीक है। तो कार्बन के लिए कितना आ जाएगा बताओ? 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, ये आ गया। यहाँ ऑक्सीजन के लिए अगर हम निकालेंगे n इज इक्वल टू A माइनस Z, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। एंड फॉर नाइट्रोजन n इज इक्वल टू ऑल्सो A माइनस Z, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 18। तो देखो सब जगह आपका न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है, तो इन 3 परमाणुओं को हम क्या कह सकते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं, यानी कि आइसोटोन्स इनको कहा जा सकता है। ओके, बोलो समझ आया? क्लियर है? ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उनको आइसोटोन्स यानी कि सम न्यूट्रॉनिक कहा जाएगा, ठीक है ना। एक और लिखो अब, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? सम यानी समान, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, परमाणुओं में या फिर आपके जो भी स्पीशीज है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो उनको क्या कहा जाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक आपका कहा जाता है, ठीक है ना। लिखिए ऐसे परमाणु आयन, ठीक है, जिनको आप स्पीशीज भी बोलते हैं,
जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक आपका कहा जाता है। ठीक है, चलिए लिखो, एग्जाम्पल में लिखिए। फ्लोरीन निगेटिव, नियॉन, सोडियम पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। करो इनमें कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पता है? बताओ कितने होते हैं? फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन से ग्रुप का एलिमेंट है आपका फ्लोरीन? बताओ, एनीवन, कोई भी बताए। फ्लोरीन किस ग्रुप में आ रहा था आपका? हेलो एलिमेंट एक हेलोजन की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन कम होता है उसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में और 2 उसके अंदर वाली कोश में होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर F निगेटिव की बात की है। फ्लोरीन का आपका ऋणावेशित आयन है, तो ऋणावेशित का मतलब क्या है? उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, तो 9 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से थे, 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास यहाँ पर होंगे। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें? 10 है। नियॉन में 10 ही होते हैं, ठीक है, नियॉन में आपका 10 ही होते हैं। सोडियम में कितने होते हैं? 11 होते हैं। 2 8 7 का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है, 2 8 1 का, 2 8 1 का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सोडियम पॉजिटिव का मतलब क्या है? जो वो बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है उसको उसने किसी को दे दिया है या निकाल दिया है, तो उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। Mg2 पॉजिटिव का मतलब 12 परमाणु क्रमांक, 12 प्रोटॉनों की संख्या, 12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उन 12 को जब कोशों में वितरित किया जाएगा तो 2 8 2 का वितरण आपको देखने को मिलता है, और बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को वो निकाल देता है, तो वो बनाता है Mg2 पॉजिटिव, तो उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। और Al3 पॉजिटिव, 13 परमाणु क्रमांक, 13 प्रोटॉनों की संख्या, 13 ही इलेक्ट्रॉन उदासीन अवस्था में, और 13 का वितरण इस प्रकार होता है 2 8 3, और बाह्यतम कोश के 3 इलेक्ट्रॉनों को वो निकाल देता है, तो उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो इन सभी को आपका क्या कहा जाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। क्लियर है? अब देखो कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान देने वाली है जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं। ये तो बेसिक है, 9th क्लास में आपका आयन शुरू हो जाता है, फिर 10th में हम आयनिक यौगिकों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वहां पर भी आपको बताया गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का दान होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का दान होता है तो परमाणु पर आता है एक पॉजिटिव चार्ज, एक धनावेश आता है परमाणु पर, ठीक है। यानी जैसे जैसे Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया तो Na पॉजिटिव आया। उसी प्रकार से अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है परमाणु, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को उसने ग्रहण किया है, तो उस केस में उस पर एक ऋणावेश आता है, एक निगेटिव चार्ज आता है, जैसे F निगेटिव, Cl निगेटिव, I निगेटिव, Br निगेटिव, ठीक है। बोलो, GIC धारचूला के जो बच्चे 12th में गए हैं वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते थे। आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आपको डिफरेंस देखने को मिला? बताओ क्या देखने को मिला डिफरेंस? कुछ भी अंतर नहीं है, एक वर्ड का अंतर है। आइसो जो आपका टोन्स है, जिसको हम सम न्यूट्रॉनिक कह रहे हैं, सम माने समान और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, दैट मीन्स द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का जो अंतर आएगा वो समान होगा इनके केस में। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं इसका। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बोला ऐसे परमाणु या आयन हो सकते हैं, स्पीशीज जिनके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। अब या तो उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, बाकी किसी केस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होगी, किन्हीं भी तत्वों की आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका समान नहीं है। मोस्ट ऑफ द केस में सबके इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। लेकिन जब किसी ने इलेक्ट्रॉन का दान किया है, किसी ने ग्रहण किया है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
समान हो रही है, जैसे हमने यहां देखा। तो ये सारे आपके सम इलेक्ट्रॉनिक में आपका आएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए इतना। चलिए अब आपका एक आता है आइसोडायोफर्स, इसको हिंदी में भी कुछ ऐसा ही लिखते हैं, आइसोडायोफर्स, आइसोडायोफर्स। ठीक है ना। अब देखो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कहीं कहीं इक्वल होती है, कहीं कहीं इक्वल नहीं होती। समझ रहे हो, यानी किसी परमाणु में आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान हो सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका समान हो सकते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं सभी में जो उदासीन अवस्था में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका किसी किसी केस में समान होते हैं, किसी किसी केस में वो समान नहीं होते। ठीक है ना। तो उन केस में हम क्या निकाल रहे हैं, उनका अंतर निकाल रहे हैं। और जब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर आपका समान हो जाएगा, उन्हीं को आइसोडायोफर्स कहा जाता है। क्या कहा मैंने, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर समान होता है, उनको आइसोडायोफर्स कहा जाता है। ओके, लिखिए, ऐसे परमाणु जिनमें, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर समान होता है। ठीक है ना, उनको क्या कहा जाता है, आइसोडायोफर्स कहा जाता है। ओके, जैसे यूरेनियम का है 92 236 और थोरियम है आपका 90 TH232। अब इन दोनों में कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको दिए गए हैं, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएंगे, इसमें से इसे माइनस करोगे इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल। ओके, करो जल्दी, बताओ क्या बोला मैंने। n इज इक्वल टू a माइनस जेड। ए क्या है, 236 माइनस 92। ठीक है, यहाँ n इज इक्वल टू a माइनस जेड। a का मतलब क्या है, 232 और z है आपका 90। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, यहाँ कितना आएगा 144 और यहाँ आ गया आपका 142। n की वैल्यू चल गई पता। अब हमें क्या निकालना है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अंतर है। ठीक है, अब ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है, या इसको आप डायरेक्ट इस प्रकार से लिख, पहले न्यूट्रॉन लिख लो फिर प्रोटॉन लिख लो। न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या का अंतर। ठीक है ना, तो अंतर किस प्रकार से निकालेंगे आप, यहां पर निकालो, n माइनस पी इज इक्वल टू 144 माइनस 92 और यहाँ n माइनस पी इज इक्वल टू 142 माइनस 90। बताओ कितना आया, 52 किसका, n माइनस पी, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का जो अंतर है वो यहाँ पर बराबर आ रहा है ऐसे ही परमाणुओं को। तो ये दोनों परमाणु क्या हो जाएंगे, आइसोडायोफर्स आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं वहां पर कि जैसे पूछ लिया कि आइसोडायोफर्स इनमें से कौन से हैं, और आपको परमाणु दे दिए गए, ऐसे ही अलग अलग परमाणु दे दिए गए आपको ऑप्शन में। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उनका n माइनस पी यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को कैलकुलेट करेंगे और देन आप बताएंगे कि कौन सा आपका आइसोडायोफर्स होगा। ओके, चलिए क्लियर है इतना। अब क्योंकि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल चल रहा था तो वहां पर हमने नाभिक की खोज की, नाभिक की खोज की। कोई आपका परमाणु है, हमने बोला ये कुछ किलोमीटर त्रिज्या का परमाणु है आपका, और इसके बीच में यहाँ का छोटा सा नाभिक होगा जिसमें क्या है,
बाद में रदरफोर्ड ने प्रोटॉनों की संख्या की बात की, तो वो जो धनावेश था उसको उन्होंने क्या बोला कि नाभिक में धनावेश का मतलब नाभिक में प्रोटॉन, ठीक है ना। तो नाभिक में जो प्रोटॉन है यानी नाभिक का आपका कुछ ना कुछ आकार होगा, वो भी आपका उन्होंने गोले के समान बोला, तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी यानी कि त्रिज्या होगी, ठीक है। परमाणु की एक अपनी त्रिज्या है, नाभिक की भी एक त्रिज्या होगी, ठीक है ना। ऑल्दो आपका जो परमाणु है वो नाभिक की तुलना में बहुत बड़ा है, जहां पर उन्होंने क्या बोला था कि सपोज 5 किलोमीटर त्रिज्या का आपका कोई क्रिकेट का ग्राउंड है, 5 किलोमीटर कितना होता है, तो उस त्रिज्या का आपका कोई ग्राउंड है क्रिकेट का, और उसके बीच में आपने क्रिकेट की बॉल रख दी है सेंटर में, तो वो क्रिकेट की बॉल वहां पर क्या शो कर रहा है, नाभिक को आपका प्रदर्शित कर रहा है, और वो पूरा जो क्रिकेट का ग्राउंड आप बोल रहे हो 5 किलोमीटर का, वो क्या है, वो परमाणु है। तो इतना बड़ा परमाणु है, उसके अंदर इतना छोटा सा नाभिक है, लेकिन उस नाभिक का कुछ ना कुछ आकार होगा, ठीक है ना, जिसमें हमने बोला नाभिक की कोई ना कोई त्रिज्या होगी, तो नाभिक की त्रिज्या है, तथा ये परमाणु है एक, तो इस परमाणु का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा जिसको आप द्रव्यमान संख्या कह रहे हैं। तो नाभिक की त्रिज्या तथा द्रव्यमान संख्या के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियर रेडियस एंड मास नंबर, ठीक है। न्यूक्लियर रेडियस को आर, न्यूक्लियस से मैं लिख रही हूं, ठीक है, इज इक्वल टू होता है आपका आर, न्यूक्लियस इज इक्वल टू होता है आर नॉट ए का क्यूब रूट, ये संबंध होता है, ठीक है। वेयर जहां आर न्यूक्लियस का मतलब है, देखो नाम से भी समझ आ रहा है, पर आप लिख सकते हैं नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। ए का मतलब है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, और आर नॉट आपका एक नियतांक है या कांस्टेंट है, ठीक है। जहां पर आर नॉट की जो वैल्यू होती है ये आपकी वेरी करती है, ठीक है ना, यानी अलग अलग हो सकती है, आपको क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है 1.2 टू 1.4, लिखो 1.2 फर्मी मीटर टू 1.4 फर्मी मीटर, ठीक है ना। और फर्मी मीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁻15, ठीक है ना, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻15, कितना बोला मैंने, फर्मी मीटर का मतलब है 10⁻15, ठीक है ना। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 × 10⁻15 फर्मी मीटर, 1 मीटर बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्मी मीटर को अगर आप मीटर में लिखना चाहेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 आएगा आपका, ओके, समझ रहे हैं। तो ये आपका वेरी करेगी। अब यहाँ पर एक दो चीजें ध्यान देने वाली हैं, जो मैंने क्या बोला, देखो एटम की भी अपनी एक त्रिज्या होगी जिसको आर एटम में बोल सकती हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस की त्रिज्या क्या है, आर न्यूक्लियस बोल रही हूँ, ठीक है। आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि अगर परमाणु हमारा 10⁻10 इतना इसकी त्रिज्या है और इसकी त्रिज्या 10⁻15, ठीक है, यही बोला था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा था। तो अगर हम इन दोनों का अनुपात देखें, आर एटम अपॉन आर न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻5, ठीक है ना। तो यानी कि एटम नाभिक से कितना बड़ा, 10⁻5 आप लगा लो, इतना इतना बड़ा आएगा आपका परमाणु, ओके। एक सेंटीमीटर का नाभिक है तो 1 किलोमीटर त्रिज्या का आपका क्या होगा, परमाणु यहाँ पर होगा,
ओके, चलिए इतना नोट करो। इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखो, 1 नंबर में आ सकता है, ज्यादा कुछ नहीं आएगा इससे, ठीक है ना। लिखो 13Al27 13Al27 के 13Al27 के नाभिक की त्रिज्या की गणना कीजिए, ठीक है, जहां R0 की वैल्यू आपको 1.2 फर्मी मीटर दी गई, ठीक है। तो आपको R0 कैपिटल R भी दिख सकता है, कहीं कहीं पर आपको स्मॉल r में भी दिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए वैल्यू पुट करिए। सॉल्यूशन यानी हल आप करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, देखो R की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। R0 आपको दी गई है 1.2 फर्मी मीटर, ठीक है ना, और यहाँ पर A का मान आपको दिया गया है 27, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3, ठीक है। तो 1.2 इंटू 27 का क्यूब रूट निकालना है आपको, निकालो। 27 का क्यूब रूट यानी 3 का क्यूब होता है ना आपका 27, 1 इंटू 2 इंटू 3, 3.6 फर्मी मीटर आपका क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, यानी कि नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, X125 के नाभिक की, ये कोई ऐसा ही जनरल परमाणु दिया गया है आपको, त्रिज्या की गणना कीजिए जहां R0 इज इक्वल टू 1.4 फर्मी मीटर दिया गया है। ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए। और एक बार होमवर्क में आप लोग वेव यानी कि तरंग और तरंग से रिलेटेड जो जो टर्म्स हैं उनको पढ़कर आएंगे, फिर आने वाले सेशन पे हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है ना। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स लेंगे अभी, ठीक है ना। आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आज के सेशन में सम न्यूट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डायोफर्स हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में संबंध हमने देखा, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल किया। आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।